वेलकम माय फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम प्रश्न और उत्तर के महासंग्राम में काफी घमासान युद्ध किया, और इस वीडियो में हम इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और कुछ नए प्रश्नों के साथ नए कॉन्सेप्ट्स को रिवर्स इंजीनियर करेंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त स्वतंत्र और आप देख रहे हैं अनरैवलिंग विजडम। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? अपवर्तन के क्या नियम है? तो इसको हम समझेंगे एक चित्र के माध्यम से, एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, मान ले विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो उसका अपवर्तन होता है, उस प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है। वो सेम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती है। आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन ये है, उसमें ट्रैवल नहीं कर सकती है, तो बेंड हो जाती है। ये हमारा विलंब है। तो जब भी लाइट रे ट्रैवल करती है विरल माध्यम से सघन माध्यम में या सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो उसका डायरेक्शन में चेंज हो जाता है, उसको अपवर्तन बोलते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, उसके क्या नियम है जानने की कोशिश करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो अपवर्तन के दो नियम हैं, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ एनी टू गिवन मीडियम्स ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि ये हमारी आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है, और ये अभिलंब है, ये नॉर्मल है। ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया, और ये विरल माध्यम हो गया और डेंसर माध्यम हो गया, मतलब सघन माध्यम हो गया। तो हमने जैसे कि डिस्कस किया था कि भाई प्रकाश का अपवर्तन तभी होता है जब मीडियम या माध्यम में चेंज होता है। तो इसमें देख सकते हैं कि हमारा पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम को पृथक करने वाला पृष्ठ के आपातन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। तो ये किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये पहला हो गया हमारा। दूसरा लॉ क्या है, दूसरा नियम क्या है? रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब साइन मतलब आई, साइन ऑफ आई ये फॉर्मूला है, और साइन ऑफ आर एक बराबर होता है कांस्टेंट के, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपातन कोण, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, की ज्या साइन, तथा अपवर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की ज्या साइन का अनुपात स्थिर होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। और स्थिर अनुपात या कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दोस्तों, उस प्रश्न का हमने हल कर लिया है। उसमें पूछा गया था व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमने जान लिया कि अपवर्तन क्या है और उसके नियम क्या है। तो दोस्तों, इसमें दूसरा सवाल यह है कि सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अपवर्तन के दूसरे नियम को किस रूप में भी जाना जाता है? हमने दो नियम डिस्कस किए थे। पहला नियम था कि जितनी भी रेखाएं होती हैं वो एक तल में होती है। दूसरा नियम था कि जो अनुपात होता है जे का, आपतित कोण का, और अपवर्तित कोण का, जे का, जो जो अनुपात होता है वो बराबर होता है कांस्टेंट के। एक्चुअली में वही स्नेल्स लॉ है, मतलब स्नेल का नियम है। तो इसका आंसर जो है वो स्नेल का नियम होगा। इसको हम एक चित्र के माध्यम से भी देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा। तो ये जो रेशियो है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, ये हमारा स्नेल्स लॉ है। मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण की ज्या, और एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपातन कोण की ज्या का अनुपात।
तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए एंड बी आर एन ए एंड एन बी। मतलब दो मीडियम दिए हुए हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ए और एन बी दिया हुआ है। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन इज पॉसिबल ऑन गोइंग फ्रॉम विच मीडियम टू विच मीडियम गिवन दैट एन ए इज ग्रेटर देन एन बी। मतलब एन ए ही इज ग्रेटर देन एन बी। इससे क्या समझते हैं हम लोग, इसको हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं एक बार। दो माध्यमों ए और बी के अपवर्तनांक एन ए है और एन बी है। ओके, इनमें से किस माध्यम में जाने पर प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव हो पाएगा यदि एन ए इज ग्रेटर देन एन बी है। तो दोस्तों एक सिंपल सी बात है, ये पूछ रहा है कि दो माध्यम है, ए माध्यम है और बी माध्यम है, तो किस कंडीशन में, और उसका जो अपवर्तनांक है वो एन बी है और एन ए है, और जिसमें एन ए इज ग्रेटर देन एन बी। मतलब एन ए डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम है, डेंसर डी, और ये विरल माध्यम है वी, विरल माध्यम, जिसको रेयरर मीडियम भी बोलते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन किस कंडीशन में हो पाएगा, किस माध्यम में होगा, ये हमें बताना है। तो पहले जान लेते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन क्या है और उसकी कंडीशंस क्या है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन है कि पहला नियम यह है कि लाइट शुड पास फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। जो प्रकाश है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए, हमने जैसा डिस्कस किया था कि भाई जो प्रकाश है वो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश जो अपवर्तित रेखा है वो अभिलंब से दूर जाती है। मतलब ये कंडीशन अभी आप भूल जाइए, ये जो कंडीशन दिया हुआ है भूल जाइए। हम एक अपना बनाते हैं, हम बनाते हैं ये एक मीडियम हो गया, ये मान लीजिए सघन माध्यम हो गया डी, और ये विरल माध्यम की बाउंड्री हो गई जिसको रेयर मीडियम आर बोलते हैं। तो जब प्रकाश जा रहा है ये अभिलंब हो गया, आपतित किरण हो गई, और ये प्रकाश जा रहा है डेंसर से, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो ये अभिलंब है जिसको एन नॉर्मल बोलते हैं। तो जो बेंड होता है, जो किरण अपवर्तित किरण रहती है वो अभिलंब से दूर मुड़ती है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में ना जाके दूर मुड़ती है। तो अगर आप खुद ही सोचें कि ये जो किरण है, आपतित किरण है, उसका एंगल अगर अभिलंब से और बढ़ा दें, मतलब इसका एंगल ये कर दें और बढ़ा दें, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये जो अपवर्तित किरण है वो अंदर की तरफ चली जाएगी, मतलब डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी। मतलब एक तरीके से ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, अंदर ही अंदर उसका परावर्तन हो गया किरण का। तो ये तभी पॉसिबल हुआ जब हमारा किरण या प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा था। दूसरा है इंसिडेंट एंगल शुड बी मोर देन क्रिटिकल एंगल, आई इज ग्रेटर देन थीटा सी। आपातन कोण ज्यादा होना चाहिए क्रांतिक कोण से। तो क्रांतिक कोण क्या होता है दोस्तों, इसको हम आगे चर्चा करेंगे। आप हमारी पुरानी वीडियो में भी देख सकते हैं कि आपातन कोण क्या है। मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं कि आपातन कोण ज्यादा होना चाहिए क्रांतिक कोण से। तो क्रांतिक कोण वो कोण होता है जब ये जो अपवर्तित किरण है वो बाउंड्री सतह को टच करते हुए निकल जाए। मतलब ये जो हमारी अभी परावर्तित हो रही है किरण, वो बाउंड्री से इस डायरेक्शन में निकल जाए, उसको टच करते हुए निकल जाए। तो जो एंगल आई होगा वो हमारा उस केस में क्रिटिकल एंगल होगा, थीटा सी। लेकिन अभी हमारी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए हमारी जो किरण है, आपतित किरण है, वो और ज्यादा एंगल बनानी चाहिए, और ज्यादा कोण बनानी चाहिए अभिलंब से। ये नॉर्मल जो एन है उससे ज्यादा एंगल बनानी चाहिए।
तो ये हमारी किरण कुछ ऐसी होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो आई होगा वो ज़्यादा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। तो ये वही कंडीशन है दोस्तों। तो इसमें क्या आंसर होगा, एन ए इज ग्रेटर देन एन बी। तो जो परावर्तन होगा वो होगा मीडियम ए में, क्योंकि वो एक सघन माध्यम है। मीडियम ए सघन माध्यम है। तो हमारी जब प्रकाश का किरण या आपतित किरण जब ए से बी में जाएगी तब हमारा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ए में होगा, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, अपवर्तनांक ज़्यादा है। तो दोस्तों कि जैसे कि हमने पुरानी वाली पिछली स्लाइड में जाना कि नेसेसरी कंडीशंस क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए कौन सी महत्वपूर्ण आवश्यक स्थिति है। तो पहला था कि हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए जो हमारा प्रकाश है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। इट शुड गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। और दूसरा था कि जो हमारा आपतित कोण है वो ज़्यादा होना चाहिए क्रांतिक कोण से। तो इसमें एक स्थिति हमें कहीं दिख रही है, वो दिख रही है आई ग्रेटर देन थीटा सी, मतलब हमारा जो आपतित कोण है वो ज़्यादा होना चाहिए क्रांतिक कोण से। ये आवश्यक है, तभी हमारा परावर्तन होगा। तो इसको हम लोग जानते हैं एक चित्र के माध्यम से कि वही क्रिटिकल एंगल क्या है, क्रांतिक कोण क्या है। और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों कि आप जैसा कि देख सकते हैं इसमें क्रांतिक कोण क्या है, इट इज द वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, ठीक है ना, इन द डेंसर मीडियम। ये डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम है जिसको बोलते हैं डेंसर मीडियम, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि नॉर्मल से अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखें वो है 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो हिंदी में क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में आपातन कोण का वह मान है जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री विरल माध्यम में होता है। कि जैसे मैंने बताया था कि जब भी कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो जो अपवर्तित किरण रहती है वो अभिलंब से दूर की तरफ मुड़ती है। और अगर हम आपातन कोण को इतना बढ़ा दें, मतलब आपातन कोण को बड़ा करते जाएं, पहले किरण ऐसे थी फिर उसके बाद ऐसी हो गई, तो हमारा एक स्थिति ऐसा आएगा कि जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, जो हमारी अपवर्तित किरण है वो बाउंड्री को छूते हुए निकल जाएगी और उसका जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा अभिलंब से। तो उस केस में जो एंगल आई है वो हो गया क्रांतिक कोण और एंगल आर 90 डिग्री के बराबर हो गया। तो ये हमारा हुआ क्रांतिक कोण। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे हो जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी हो जाता है जब एंगल आई बढ़ जाता है क्रिटिकल एंगल से, तब हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। मतलब ये जो आपतित किरण है पड़ती है और परावर्तित हो जाती है अंदर की तरफ। मतलब अगर इसको बोले अपवर्तित किरण एंगल आर बना लेती है जो कि ज्यादा होता है 90 डिग्री से, और ये सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है। तो दोस्तों इसमें आंसर एक ये हो गया कि I इज ग्रेटर देन थीटा सी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कौन सी स्थिति आवश्यक है? I इज ग्रेटर देन थीटा सी। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। और दोस्तों फिर ये एक और प्रश्न आ गया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए और कौन सी स्थिति आवश्यक है। तो दोस्तों हमें दो ही नियम पता है कि प्रकाश जाना चाहिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम
denser medium to rarer medium, then only the total internal reflection will take place. तो इसमें क्या है, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, गलत, ये नहीं है। लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ये सही है। इसमें प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करना चाहिए, तभी हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो पाएगा। दैट इज व्हेन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। विल मूव अहेड। तो दोस्तों इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन सेम चीज है, I ग्रेटर देन थीटा सी होना चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। जो आपतित कोण है वो ज्यादा होना चाहिए क्रांतिक कोण से। और ये सब कॉन्सेप्ट जो हैं आप जान सकते हैं हमारी पुरानी वीडियो में आसानी से। तो दोस्तों इसमें प्रश्न ये है कि पूर्ण आंतरिक अपवर्तन क्या है और इसके लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। तो दोस्तों इसमें ये जो क्वेश्चन है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट ये क्वेश्चन कभी आपको लॉन्ग आंसर्स में पूछा जा सकता है, मेंस एग्जाम्स में, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा। तो इसके क्वेश्चन के 2 पार्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए आप इसमें क्या करिए, पहले डेफिनेशन लिख दीजिए पूर्ण आंतरिक अपवर्तन की, और फिर आप लिखिए कि भाई क्या नियम है, मतलब शर्तें, मतलब क्या कंडीशंस हैं। तो शर्तें लिख दीजिए। शर्तें हमें पता है 2 हैं। प्रकाश ट्रैवल करना चाहिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में, और दूसरा जो अपतित कोण है वो ज्यादा होना चाहिए क्रांतिक कोण से। और पूर्ण आंतरिक अपवर्तन क्या है आप इस चित्र के माध्यम से जान सकते हैं कि जब हमारे जो लाइट है when it travels from denser to rarer medium, then the incident angle is more than critical angle. The light gets internally reflected in the denser medium. This is known as total internal reflection. ये हमारा हो गया total internal reflection। और इसको अगर हम हिंदी में समझें कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो आपातन कोण इतना हो जाए कि वो क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए, तो हमारा जो प्रकाश है वो अपवर्तित हो जाता है और सघन माध्यम में ट्रैवल करता है। उसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारी 2 नेसेसरी कंडीशंस, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए और आपातन कोण ज्यादा होना चाहिए क्रांतिक कोण से। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों गिव 2 एग्जांपल्स वेयर रिफ्रैक्शन इज सीन इन डेली लाइफ। 2 उदाहरण दीजिए जहां दैनिक जीवन में अपवर्तन देखा जाता है। तो दोस्तों ये हम डिस्कस करेंगे कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है कि मिराज जो हम देखते हैं डेजर्ट में, रेगिस्तान में, कि लोगों को दूर कहीं पानी दिखने लग जाता है ज़्यादा, लेकिन पानी नहीं होता है। वो क्या होता है कि जो लाइट रे होती हैं वो रिफ्रैक्ट करती हैं, क्योंकि जो माध्यम है वो डिफरेंट है। कहीं पे कोल्ड एयर है और हॉट एयर है। आपको रेगिस्तान में पता है कि जो रेत के टच में रहती हैं, कांटेक्ट में रहती है, वो गर्म होती है हवा, और जो तो वो हल्की होती है। ये जो हवा होती है वो हल्की होती है, और जो ठंडी हवा होती है वो थोड़ी भारी होती है। तो इसीलिए मतलब सघन माध्यम उसको बोलते हैं, और ये विरल माध्यम हो जाता है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। तो जिसकी वजह से ये नीचे आप देख सकते हैं एक वर्चुअल इमेज बन रही है ना, और लोगों को लगता है कि भाई वहाँ पे कोई चीज़ मौजूद है। कई लोगों को पानी दिखता है, कहीं लोगों को पेड़ दिखता है, कुछ भी दिख सकता है। ये पहला एग्जाम्पल हो गया मिराज, जिसको बोलते हैं मिराज इन डेजर्ट, रेगिस्तान में। और दूसरा हो गया जब हम रोड पे गाड़ी चला रहे होते हैं और काफ़ी धूप होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि पानी पड़ा हुआ है रोड पे। जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है, जो पर्यावरण से जो अपवर्तन हो रहा है, उसकी वजह से ये हमें पानी जैसा दिखाई देता है, क्योंकि ऊपर जो
आकाश है उसका कहीं ना कहीं जो प्रतिबिंब है वो छवित हो जाता है, तो उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, बट लेकिन पानी नहीं होता है। तो ये 2 एग्जाम्पल हैं हमारे। तो दोस्तों, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रिटिकल एंगल? फिर से वही क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कभी पूछ लिया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसके नियम, कभी पूछ लिया सिर्फ क्रिटिकल एंगल क्या है। तो क्रिटिकल एंगल इज द वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। इंसिडेंट एंगल वो एंगल है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है। तो दोस्तों, ये हमने डिस्कस किया था कि क्रांतिक कोण सघन माध्यम में आपातन कोण का वह मान है जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री है विरल माध्यम। तो वही एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा एंगल है कि जिसके लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, अपवर्तन कोण है, वो 90 डिग्री हो जाता है, और जो अपवर्तित रेखा है वो छूते हुए निकल जाती है बाउंड्री को। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर कंडीशंस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? तो हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया कि अपवर्तन के समय क्रांतिक कोण थीटा सी बनने के दौरान क्या स्थितियां होती हैं। ओके, क्रांतिक कोण बनने के दौरान क्या स्थितियां होती हैं। ओके, तो हमने डिस्कस किया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो अपवर्तन का जो कोण है वो 90 डिग्री हो जाता है और आई इक्वल्स टू थीटा सी हो जाता है। तो एंगल सी, आंसर सी है इसका। इसको चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो चित्र ये रहा, थीटा सी इक्वल्स टू आई, आर इक्वल 90 डिग्री। तो इसमें आंसर हो गया सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास स्लैब हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5. What will be the speed of light in glass? Speed of light in vacuum is 3 into 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों, इसमें क्या है, क्वेश्चन हिंदी में पढ़ते हैं कि 1.50 के अपवर्तनांक वाले प्रकाश को हवा से कांच के स्लैब में जाता है और कांच में प्रकाश की गति क्या होगी। कांच में प्रकाश की गति क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, प्रकाश की गति निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है, जो कि दिया हुआ है हमें। तो कांच में कम होगी, ये हमें अंदाज़ा लग गया है। अभी क्या होगी वो निकालते हैं। तो हमें जैसा कि पता है, जो हमारा अपवर्तनांक है वो बराबर होता है प्रकाश का वेग, उसको भाग दिया हमने प्रकाश का वेग माध्यम में। माध्यम को मान लिया ए माध्यम। इसको हम आगे चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो निर्वात में जो वेग है प्रकाश का वो c है, जो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। c का वैल्यू ये रहा दोस्तों, ये रहा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और v हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जो भी आपका माध्यम दिया हुआ उसमें, और ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक बराबर होता है प्रकाश का वेग निर्वात में भाग दिया उसको प्रकाश का वेग किसी माध्यम में। तो कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। n इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय v। तो c हमारा ये है, n हमारा ये है, तो कितना होगा? तो v ऊपर आ गया, v बराबर हो गया 3 डिवाइडेड बाय 1.5 और फिर मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1.5 को 2, तो 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मतलब आंसर हो गया बी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल था ये। फिर से वही क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो सिंपल सी बात है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक ग्रेटर देन 1 होता है, मतलब ये सघन माध्यम है, हीरा एक सघन माध्यम है, that means diamond is a denser medium. So diamond is a denser medium. Yes, compared to vacuum, denser is a rare medium. No, wrong. निर्वात की तुलना में हीरा सघन माध्यम है। Yes, है, ये गलत हो गया। और हीरे में प्रकाश की गति 4.5 इंटू 10⁸ पर सेकेंड है। नो, प्रकाश की गति ज़्यादा नहीं हो सकती,
कम होगी, तो आंसर हो गया डी। मतलब प्रकाश का वेग से तो भाई कम ही गति होगी ना, निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, तो भाई हीरे में थोड़ी ना ज़्यादा होगा। ये हो गया 1.24। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लाइट रे ट्रेवलिंग इन द एयर एंटर द आइस। मतलब लाइट रे जो हमारी थी प्रकाश में, एयर से आइस में जा रही है, मतलब इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। विल द लाइट रे मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड्स द नॉर्मल। पहला क्वेश्चन क्या है कि लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी या फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, एंड व्हाई। हमें पता है कि लाइट जब इसको हम पहले हिंदी में भी प्रश्न को समझ लेते हैं कि हवा में यात्रा करने वाली एक प्रकाश किरण बर्फ में प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी या फिर अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और क्यों। मतलब दो क्वेश्चन है भाई, दो आंसर होने चाहिए इसके। तो सिंपल सी बात है, जब विरल माध्यम से प्रकाश जा रहा है सघन माध्यम में, सघन माध्यम मतलब बर्फ में जा रहा है, हवा से बर्फ में जा रहा है, तो जो प्रकाश होगा वो बेंड करेगा नॉर्मल की तरफ, अभिलंब की तरफ बेंड करेगा, अभिलंब से दूर नहीं जाएगा, अभिलंब के पास जाएगा, मतलब अभिलंब की ओर, मतलब टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा। और दूसरा, और क्यों बेंड करेगा, क्योंकि हमारा जो बर्फ है वो एक सघन माध्यम है, आइस इज डेंसर मीडियम। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम समझ सकते हैं इस कंडीशन को, कि हमारा जो ये मीडियम ए हो गया वो एयर हो गया या हवा हो गया, और मीडियम बी हो गया हमारा आइस। तो ये बेंड कर रहा है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसमें आंसर हो गया हमारा अभिलंब की ओर टुवर्ड्स नॉर्मल, एंड आइस इज डेंसर मीडियम। दो आंसर हो गया, ए और डी। दोस्तों इस वाला प्रश्न क्या पूछा गया है, इफ वी इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन मिरर एंड द ऑब्जेक्ट देन व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड ऑब्जेक्ट। तो भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है ये। क्या पूछ रहा है, यदि हम समतल दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी बढ़ाते हैं तो छवि और वस्तु के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भाई सिंपल सी बात है, हमारा समतल दर्पण था और हमें पता है कि जो हमारा ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ये वस्तु रखी हुई है, उसका ये प्रतिबिंब बना आई, और दोनों बराबर होता है S1 S2, दोनों जो दूरी है वस्तु की और प्रतिबिंब की दर्पण से वो बराबर होती है। तो भाई जब दूरी को बढ़ाएंगे, O को दूर ले जाएंगे तो I भी दूर जाएगा, तो दूरी बढ़ेगी। आंसर ये है, द डिस्टेंस विल इंक्रीज। तो दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन है, इफ टू प्लेन मिरर्स आर एट एन एंगल एट 12 डिग्री एंगल, ये डिग्री है, देन द नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाय देम आर। अगर दो प्लेन मिरर हैं, दो समतल दर्पण हैं, उनके बीच का एंगल 12 डिग्री है, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है मैं अपने पहली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, जब हमने MCQ स्टार्ट किया था, प्रश्न उत्तर स्टार्ट किया था। तो इसको हम लोग एक बार फिर से इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो कई परावर्तन, उसका फॉर्मूला ये है कि जब दो प्लेन मिरर रखे हैं, समतल दर्पण रखे हैं, उनके बीच का एंगल फाई है, जो कि हमारे केस में 12 डिग्री है ना, उसका फॉर्मूला ये होता है नंबर ऑफ इमेजेस, मतलब कितने प्रतिबिंब बनेंगे, उसका फॉर्मूला ये है। तो इसको अभी यहाँ पे लगाते हैं, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 12 माइनस 1, तो 12 तिया 36 और 0 30, तो 30 माइनस 1 29, हमारा आंसर हुआ 29। तो दोस्तों हमारा आंसर हो गया 29। यस, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2 एंड दैट ऑफ वाटर इज 5/4, देन फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर एंड टू दैट इन ग्लास। तो भाई इसमें जो अपवर्तनांक है, हमें पता है कि अपवर्तनांक कहीं ना कहीं गति बताता है प्रकाश की, डिफरेंट माध्यम में, डिफरेंट मीडियम्स में।
तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा जो तेज गति है वो निर्वात में होती है, फिर उसके बाद और सब मीडियम में कम होती है गति, तो ग्लास में और वाटर में तो कम ही होगी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है, इसको हम एक चित्र के माध्यम से देखते हैं। तो आप देख सकते हैं n इक्वल्स टू सी बाई वी होता है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का भी दिया हो, अपवर्तनांक दिया हो, तो अगर na इक्वल्स टू सी ए बाई वी ए होगा, c तो सेम रहेगा क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट या वेग, प्रकाश का वेग तो सबके लिए सेम होता है। तो ये फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको याद रख लीजिए। तो n क्या है, यदि ग्लास का अपवर्तनांक 3/2 है तो ग्लास के लिए हम लोग g मान लेते हैं, ग्लास g से ग्लास होता है ना, एन जी इक्वल्स टू सी बाय वी जी, ठीक है। ये हमारा प्रकाश का वेग हो गया ग्लास में, फिर जो कि बराबर है 3/2 के, ओके। दूसरा हमारा क्या दिया, जो अपवर्तनांक पानी का है, जिसको वाटर W से वाटर होता है, पानी W से होता है, कोई पानी भी लिख सकते हैं, एन पानी, उसको सी बाय प्रकाश का वेग तो भाई निर्वात में सी ही होता है, और वी वाटर, ये कितना दिया हुआ है 5/4, और उसका अभी क्या पूछा है, अनुपात पूछा है, किसका, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर टू ग्लास, वाटर मतलब NW, नहीं स्पीड, सॉरी क्या पूछा है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इन ग्लास, मतलब इन दोनों का रेशियो पूछा है, VW बाई VG क्या होगा, ये प्रश्न है। तो कुछ नहीं, इन दोनों को रेशियो, ये इक्वेशन 1 है और 2 है, सॉल्व कर लीजिए इसको। तो क्या हो गया, इसको रेशियो डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ गया 3/2 और डिवाइडेड बाई 5/4 इज इक्वल टू C बाय VG डिवाइडेड बाय C बाय VW। अभी हमारा क्या आया, कंडीशन में 3/2 था, उसके नीचे 5/4 था, तो 5 इधर आ गया, 4 ऊपर आ गया, बराबर हो गया वो C बाय VG के और C बाय वाटर के। तो ये C कट गया, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 बाई 5, कितना हो गया 1.2, बराबर हो गया VW बाई VG। तो हमारा यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, कितना अनुपात होगा 1.2 ये रहा। तो दोस्तों ये एक क्वेश्चन है, अ फिश सीम्स टू बी एट डेप्थ ऑफ 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस, व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस। एक मछली पानी की सतह से 75 सेंटीमीटर की गहराई पर लगती है, सतह से वास्तविक दूरी क्या है, पानी का अपवर्तनांक है 4/3। तो सिंपल सी बात है, पानी का अपवर्तनांक 4/3 है, इसको हम लोग समझेंगे एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, कि अपवर्तनांक को कैसे जो हमें सतह से डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड होता है, वो देखते हैं, एक्चुअल एंड वर्चुअल डेप्थ। तो दोस्तों आपको जैसे पता है कि भाई अगर कोई सिक्का रखा हुआ है, वो h गहराई पे रखा है, तो उसका जो रिफ्रैक्शन के कारण, मतलब अपवर्तन के कारण, वो सिक्का कहीं ऊपर की तरफ सतह पे दिखाई देगा। तो हमें पता है कि बहुत चीज़ें, या पेंसिल को अगर हम लोग पानी में रख दें या, तो वो बेंड दिखाई देती है, वो अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। तो अपवर्तन के कारण हमें यहाँ पे दिखाई देगी, जो कि h होगा। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिवनेस एक्चुअल डेप्थ डिवाइडेड वर्चुअल डेप्थ। एक्चुअल मतलब जो असली में है, असली गहराई, और ये आभासी गहराई वर्चुअल डेप्थ, आभासी गहराई और वास्तविक गहराई। तो ये फॉर्मूला क्या, अपवर्तनांक बराबर होता है वास्तविक गहराई डिवाइडेड बाई आभासी गहराई। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा अपवर्तनांक है 4/3। हमें जैसा पता है कि अपवर्तनांक बराबर होता है वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई हमें पता नहीं है क्योंकि पूछा ही गया है, h हो गया, और पानी की सतह से जो गहराई दिख रही है वो है 75। तो इसको सॉल्व करते हैं, 3 2 जा 6,
15 100, h बराबर हो गया 100 के, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर आंसर हो गया, सिंपल। और दोस्तों ये आखिरी सवाल है, विच ऑब्जेक्ट अपीयर्स बिगर इन हाइट। कौन सा ऑब्जेक्ट, ये जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं, कौन सा हाइट में बड़ा दिखाई देगा। तो हमें पता है कि जिसका एंगल, अभी किसी भी वस्तु को देखने के लिए जो हमारा प्रकाश है वो परावर्तित होकर आंखों तक पहुंचना चाहिए। तो जो एंगल बन रहा है वो ज़्यादा बन रहा है पहले वाले केस के लिए, मतलब एंगल आई ए मान लेते हैं इसको और ये एंगल बी मान लेते हैं। तो एंगल ए बराबर है ग्रेटर है एंगल बी के। तो उसके कारण जो पास की चीज़ है वो ज़्यादा बड़ी दिखाई देगी, सिंपल सी बात है, और दूर की चीज़ थोड़ी छोटी दिखाई देगी। तो इस केस में जो पेड़ ए है वो बड़ा दिखाई देगा आदमी को पेड़ बी के कंपैरिजन में। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ है, हम लाए हैं अगली वीडियो में प्रश्न उत्तर का महासंग्राम, जिसमें हम ACF CGPSC एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं प्रकाश के अपवर्तन रिलेटेड, परावर्तन रिलेटेड, और किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मैं हूं आपका दोस्त स्वतंत्र और आप देख रहे हैं अनराइवलिंग विजडम। डू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।